हाय एवरीवन। एक नया लेक्चर चालू करते हैं। नया लेक्चर जिसका नाम है, नया चैप्टर है ये, प्रोबेबिलिटी। बहुत बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर थोड़ा प्रोबेबिलिटी के नोट्स बना दो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो अभी तक हमारा नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, प्रोबेबिलिटी बना देते हैं। प्रोबेबिलिटी में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट होगा कि जो आपके रेगुलर बोर्ड की बुक है उसके कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा कवर किए जाए। बिकॉज अगर आप ध्यान से जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर देखोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके बोर्ड बुक से आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड बुक के होते हैं। ठीक है। तो जब आप इन बोर्ड बुक के न्यूमेरिकल्स कर लोगे, ऑटोमेटिक आप रियलाइज करोगे कि आपका लेवल काफी प्रोबेबिलिटी में हाई हो चुका है। तो ज्यादा देर न करते हुए चैप्टर चालू कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। पहला जो कॉन्सेप्ट होगा, बेसिक लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी। कुछ बच्चे चाहे तो इसे कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन बोर्ड लेवल। ठीक है। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में लेक्चर नंबर वन लेक्चर नंबर वन, प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन कौन से टर्म्स की जरूरत होती है। नंबर वन, इंट्रोडक्शन। तो कोई बच्चा पूछे व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी, तो मैं बोलूंगा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी, या कुछ लोग इसे चांस भी कहते हैं। चांस भी। तो अगर कोई भी काम किया जाता है तो एक सर्टन, मतलब वी नो दैट, अच्छा आज बारिश होगी कि नहीं होगी, तो बिकॉज ये रेनी सीजन है, ठीक है, बट क्लाउडी नहीं लग रहा है, तो वी आर श्योर कि रेनी सीजन है, बारिश हो सकती भी है, नहीं भी हो सकती है, बट वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। ठीक है। तो द चांस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। इसका एक वाइड एप्लीकेशन है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड, जो भी आप बोलो, रिसर्च में वाइड एप्लीकेशन है, इंजीनियरिंग में है, आपका टोटल कॉमर्स, जो भी आपका म्यूचुअल फंड होता है या फिर इंश्योरेंस होता है, ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी से ही फाइंड आउट की जाती है। प्रोबेबिलिटी में दो जो जो टर्म्स यूज होने वाले हैं, सबसे पहले हम यूज करेंगे सैंपल स्पेस। जनरली इसे कैपिटल एस से हम दिखाते हैं, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस मतलब जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो थर्ड पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा, बट उसके सारे आउटकम्स, जैसे मैंने एक डाई थ्रो किया, थ्रोइंग ऑफ डाई, मतलब मुझे क्या क्या मिलेगा, द टोटल आउटकम्स मुझे मिलेगा वन। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मुझे सैंपल पॉइंट मिला। ठीक है। अब इसे एन ऑफ एस लिखोगे तो ये बता रहा है कि टोटल कितने पॉइंट्स मिले, 6 पॉइंट। ठीक है। तो सैंपल स्पेस एक एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम्स होता है। तो प्रोबेबिलिटी में मुझे ये चीज पढ़ाने की इसलिए नहीं जरूरत है कि बहुत सारे बोर्ड्स में प्रोबेबिलिटी 10 स्टैंडर्ड या 9 स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाती है। नाउ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये वर्ड भी आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत सुनने में आएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने कॉइन थ्रो किया, तो मुझे मालूम है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, आई नो दैट। बट कोई मुझसे पूछे चलो एग्जैक्टली बताओ क्या आएगा, तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता। मान लो पहली बार गिरा हेड आया, फिर दूसरी बार टेल आए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो एक एक एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट हमको एडवांस में मालूम है, बट हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। एक्सपेरिमेंट whose outcomes are known but we can't predict which outcomes will be there is known as random experiment। जैसे एक होता है फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट। फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट में आप जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, रिजल्ट आपको वही सेम टू सेम रहेगा। बट रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, अंडर द सेम कंडीशन। ठीक है। आप कॉइन को एक बार उड़ाओ, दो बार उड़ाओ, तीन बार उड़ाओ, ऐसा भी हो सकता है तीनों बार आपको हेड मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है पहली बार में हेड मिलकर बाकी दो टेल मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए। तो एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम्स बार बार चेंज होता है, ठीक है, अंडर द सेम कंडीशन, इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर इवेंट की बात करते हैं, इसे मैंने नाम दिया डिजायर्ड आउटकम्स।
सीधी सी बात है कि इसे कोई भी कैपिटल लेटर से दिखा देते हैं, कुछ लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं, कुछ लोग कैपिटल ई से दिखाते हैं, कुछ भी एक नाम रख सकते हो एस को छोड़ के, बिकॉज एस हम सैंपल स्पेस के लिए यूज करते हैं। इवेंट मतलब होता है, इसे हम कहते हैं डिजायर्ड आउटकम्स, डिजायर्ड आउटकम्स। अब मैंने डाई थ्रो किया और मैंने कहा कि हे भगवान इवन नंबर ला दे, इवन नंबर ला दे, तो मैं जो प्रे कर रहा हूँ कि 2 4 6 आ जाए, यानी कि मेरे जो डिजायर्ड आउटकम्स है वो इन्हीं तीन में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से इवेंट है, कुछ एक होता है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। अब मैं ये प्रे करूं, हे भगवान 7 से नीचे कोई नंबर ला दे, अगर डाई थ्रो करूं तो भगवान तो डेफिनेटली कोई भी नंबर दे देगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो श्योर इवेंट मतलब ये जो होता है वो सैंपल स्पेस के बराबर होता है, एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ एस। ठीक है। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। अब ये इवेंट कैसा होता है, ये होता ही नहीं है, मतलब इसका एन ऑफ ए 0 आ जाएगा। ठीक है। अब मैं बोलूं एक डाई थ्रो करूं और बोलूं ये भगवान 6 से बड़ा कोई एक नंबर ला दे, 6 से बड़ा एक कोई नंबर ला दे, डाई पे होता ही नहीं है। एक होता है रैंडम इवेंट, रैंडम, इसी के लिए जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, रैंडम इवेंट। तो रैंडम इवेंट वो होता है जो श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट के बीच में लाई करता है, मतलब इम्पॉसिबल और श्योर के बीच में लाई करता है। इज दैट क्लियर? तो ये जो होता है एन ऑफ ए इज लेस देन, इक्वल टू न डाल के लेस देन सैंपल स्पेस, या ए इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ए इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इस तरह आप कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हो गया इवेंट। अब उसके साथ साथ कुछ इसके टाइप्स हैं। इक्वली लाइकली इवेंट, दो या दो से ज्यादा इवेंट जिनके आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी हो। जैसे मैंने कॉइन टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, दो में से एक हेड आएगा। मतलब इसे कैसे लिखते हैं, हेड, टोटल नंबर ऑफ हेड पॉसिबल फॉर द इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो हेड टेल, यानी कि एक कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल में से, हेड और टेल मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, हेड एंड टेल। तो हेड और टेल में से मैं हेड के बारे में सोच रहा हूँ तो 1/2 हो जाएगा। जैसे एक डाई थ्रो किया तो किसी भी नंबर के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, जस्ट 1/6 है। जैसे मैं कहूँ नंबर 1 आ जाए तो नंबर 1 एक यूनिक होता है तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है। तो उसे कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स, ठीक है, जो जिनके होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है उसे इक्वली लाइकली कहते हैं। तो जब भी ये बोले ए बी सी आर इक्वली लाइकली, मतलब तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो 1/3 1/3 1/3 यूं हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ इक्वली लाइकली के साथ अब हम कुछ इवेंट्स के और टाइप पढ़ने वाले हैं। जैसे एक होता है सिंगलटन इवेंट। ठीक है। ठीक है, सिंगलटन इवेंट, सिंगलटन मतलब या एलिमेंट्री भी कहते हैं, जिसके जिस इवेंट में ओनली वन सैंपल पॉइंट हो, एक ही सैंपल पॉइंट हो। फिर एक होता है कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट में जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो, जैसे अभी ये जो लिखा है ना, ये कंपाउंड इवेंट है। अगर यही चीज मैं हेड के लिए लिखता ना, हेड के लिए, तो हेड टेल में हेड के लिए लिखता, तो फिर ये एलिमेंट्री हो जाता है, एन ऑफ ए इक्वल टू 1। ठीक है। तो और भी मैंने नाम बोले जो मैंने लिखे नहीं है, इक्वली लाइकली हो गया, एलिमेंट्री हो गया, या सिंगलटन हो गया, फिर कॉम्प्लीमेंट कंपाउंड हो गया, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो तुम कहोगे, सोच रहे होगे कि सर इतना तेजी से क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि तुमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है। अब मैंने एक डाई थ्रो किया, एक डाई थ्रो किया, समझो मुझे क्या क्या आएगा, मुझे आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है। फिर मैंने कहा हे भगवान इवन नंबर ला दे, इवन नंबर का एक सेट ला दे। तो 2 4 6 की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि हे भगवान या तो फिर ऑड ला दे, ऑड ला दे 1 3 5। तो ऐसे दो इवेंट जिनका इंटरसेक्शन नल सेट आता है, ई इंटरसेक्शन ओ। ठीक है। या दो ऐसे इवेंट जिनका कोई कॉमन एलिमेंट होता ही नहीं है, उसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि दो इवेंट में कॉमन नहीं होना। तो ये फिलहाल के लिए यहाँ पे नल सेट आ जाएगा। ठीक है। एंड देयर फोर ई एंड ओ, देखो जब, फिर याद रखना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, दो ऐसे इवेंट
जिनका इंटरसेक्शन नल सेट होता है उसे ही, मतलब जिनके इंटरसेक्शन में कोई कॉमन पॉइंट आता ही नहीं है, उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे कहते हैं? तो इसे याद रख लो, दो इवेंट का इंटरसेक्शन नल सेट आता है। फिर एक और टर्म आ गया कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो जैसे ई इंटरसेक्शन ओ, यहाँ पे अगर ध्यान दो तो ई इंटरसेक्शन ओ क्या आया? नल सेट। बट ई इंटरसेक्शन ओ अगर मैं पूछूं कि ई इंटरसेक्शन ओ क्या होगा, ई सॉरी ई यूनियन ओ क्या होगा? यूनियन मतलब ऑल द एलिमेंट्स लिखने हैं बट रिपीट नहीं करना है, 4 5 6। तो सैंपल स्पेस आ गया। तो दो ऐसे इवेंट जिनका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है बट उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर है, तो इवेंट को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। दो ऐसे इवेंट जिनका कोई इंटरसेक्शन नहीं है, देखो कॉमन कुछ होना नहीं चाहिए, दूसरा यूनियन करने पे इक्वल टू, दो नहीं, दो दो से ज्यादा भी इवेंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी इवेंट हो सकते हैं। अगर सब में मिला के कुछ कॉमन ना आए, ठीक है, सब में मिला के कुछ कॉमन ना आए और उनका यूनियन सैंपल स्पेस बन जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन नल सेट है, एग्जॉस्टिव मतलब यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस के बराबर है। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन बहुत यूनिक डेफिनेशन है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट upon number of elements in sample space, number of elements in sample space, event upon sample space। सिंपल लैंग्वेज में किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी होती है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस होता है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? अगर ए जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हैपनिंग, तो ए डैश इट इज नॉट हैपनिंग। तो सीधी सीधी बात है, अगर ये मैंने एक सेट लिया है, ये ए है, तो इसके बाहर का हिस्सा जो रहेगा वो ए डैश होगा और ये टोटल सैंपल स्पेस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए बोलूं, 1 3 5 2 4 6, तो मैंने एक डाई थ्रो किया, मैंने कहा हे भगवान इवन नंबर ला दे, तो मैंने उस वक्त क्या कहा? हे भगवान 1 3 5 को मत लाना, ऑड नंबर को मत लाना, ठीक है। तो अगर इवेंट ला दे प्लस इवेंट नहीं ला दे अगर करोगे, देखो इसका डेरिवेशन ऐसे है, डेरिवेशन डेरिवेशन ऐसे करते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए डैश इक्वल टू एन ऑफ एस, एन ऑफ एस, ए प्लस ए डैश बराबर एन ऑफ एस है, ठीक है। तो होपफुली ये तुम्हें समझ में आया होगा कैसे एन ऑफ एस हुआ है। फिर डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस करोगे तो एन ऑफ एस, तो ये प्रोबेबिलिटी का एक डेफिनेशन फॉलो करेगा, ये हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1। फिर यहां से कोई बोले कि पी ऑफ ए डैश कितना होगा, तो 1 - पी ऑफ ए। तो इतना तो हर बच्चा किसी न किसी क्लास में पढ़ चुका है, होपफुली इतना तो हर बच्चा किसी न किसी क्लास में पढ़ चुका है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजों के ऊपर देखो, इंट्रोडक्शन समझ में आया, प्रोबेबिलिटी का सिनोनिम्स है पॉसिबिलिटी एंड चांस, सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब एक एक्सपेरिमेंट, जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए निकालते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट अंडर द सेम कंडीशन वेरी होता है। इवेंट, डिजायर्ड आउटकम्स, फिर श्योर जो 100% होगा प्रोबेबिलिटी 1 देगा, ठीक है। इम्पॉसिबल जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, रैंडम इवेंट, ठीक है, जो 0 से बड़ा होगा और सैंपल स्पेस से छोटा होगा, यूं कह दो। फिर इक्वली लाइकली, अगर दो या दो से ज्यादा इवेंट है, ठीक है, एन इवेंट्स है, तो हर इवेंट की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी 1/n। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दो इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव,
कॉमन, दो या दो से ज्यादा इवेंट के बीच में कॉमन नहीं होगा और उन सबका यूनियन सैंपल स्पेस होगा। प्रोबेबिलिटी इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, ठीक है। और फिर एक फॉर्मूला और याद रखना है, पी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। तो चलो हम अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बुक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एमएच बोर्ड की बुक है, और जस्ट मैंने उसी बुक के क्वेश्चंस को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। देर आर 4 पेन्स, रेड ग्रीन ब्लू एंड पर्पल। तो हमने रेड ग्रीन ब्लू एंड पर्पल 4 कलर के पेन दिए गए। इन अ desk drawer of which 2 pens are selected at the random, one after the other with the replacement, ठीक है, one after the other with replacement, state the following event: A, selecting at least one red pen, सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन रेड पेन। तो बंदे ने क्या किया, सबसे पहले एक रेड पेन निकाला, ठीक है। देखो इस लाइन को पढ़ो, कितनी पेन है, 4। पर्पल विच 2 पेन्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम वन आफ्टर द अदर विथ रिप्लेसमेंट। जैसे ये बॉक्स है, ये रेड ग्रीन ब्लू और पर्पल है। पहले तुम एक पेन निकालो, P1 कोई भी एक कलर का पेन निकालो, ठीक है, उसको वापस से डाल दो। तो वापस से डालने का मतलब कि अगर एक बार एक ही रेड है और रेड निकाल के वापस से तुमने डाल दिया तो नंबर ऑफ रेड इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। सो फिर बोलता है सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन रेड पेन, कम से कम एक रेड पेन। तो ऐसा भी हो सकता है कि हो ये दूसरा, उसके बाद एक और पेन निकालना है। तो इसको देखते हुए ऐसा भी हो सकता है कि ए जो हो वह ऐसे आ जाए, पहले रेड फिर ग्रीन निकाला, रेड ग्रीन, फिर रेड ब्लू, रेड पर्पल, फिर रेड एटलीस्ट। देखो ये सब में तो सब एटलीस्ट, सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन रेड पेन। अच्छा अब इसमें उल्टा भी होगा, उल्टा भी होगा मतलब क्या उल्टा होगा, कि जैसे रेड ग्रीन के साथ ग्रीन रेड भी पहले पहले मान लो ग्रीन निकल गया, ग्रीन, और दूसरे में रेड निकला, फिर ग्रीन, सॉरी ब्लू एंड रेड निकला, ब्लू निकला, फिर रेड निकला, फिर उसके बाद क्या निकला, पर्पल निकला, फिर रेड निकला, फिर हो सकता है दोनों के दोनों रेड निकल जाए। तो फिर ये आपका टोटल एन ऑफ ए कितना आया है, एन ऑफ ए जो आ गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए केस, बरोबर, 7 केसेस आ गए। अगर आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो, ए इक्वल टू, पहले कोई भी एक पेन निकाल लो, ठीक है। इसमें ऐसा होगा कि पहले रेड निकाल लो, ऐसा कर लो, पहला पेन P1, इसे ऐसे लिखते हैं, पहला रेड और दूसरा एनी कलर, या पहला एनी कलर एंड दूसरा रेड, या फिर दोनों के दोनों रेड, दोनों के दोनों रेड, आप ऐसे भी समझ सकते हो। पहला रेड निकालने का एक ही तरीका है क्योंकि एक ही रेड पेन है, दूसरा रेड निकाल, दूसरा एनी कलर, तीन में से कोई भी एक कलर, तो दैट इज 3C1। फिर तीन में से कोई भी एक कलर और इनटू एंड रेड एक कलर, या फिर दोनों के दोनों रेड निकालने का एक ही तरीका आएगा, तो दैट इज व्हाट, 3 + 3 + 1। तो ये भी तुम्हें 7 देगा। तो ये कॉम्बिनेशन के तरीके से मैंने सोचा, एन ऑफ ए को कॉम्बिनेशन के तरीके से मैंने सोचा कि ऐसे 7 केस आएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है आपको, ये क्वेश्चन हमने ए कर दिया। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा सर बोर्ड में भी ऐसे ही लिखेंगे, तो एग्जैक्टली आपको ऐसे ही लिखना है। ये बी वाला है, 2 पेन्स ऑफ द सेम कलर आर नॉट सिलेक्टेड, सेम कलर के पेन नहीं सिलेक्ट होने चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, पहला, या ऐसे डायरेक्टली स्टेट द सैंपल स्पेस बताना है, स्टेट द सैंपल स्पेस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, इस इवेंट के लिए सैंपल पॉइंट क्या होगा। सो हम दूसरा देख लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है रेड रेड सिलेक्ट हो जाए, बट उसको लेना नहीं है, रेड रेड नहीं लेना है, सेम कलर के नहीं होने चाहिए, रेड ग्रीन, रेड ब्लू, रेड पर्पल, ठीक है, रेड पर्पल,
फिर ग्रीन के साथ जाता है ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लू, ग्रीन पर्पल। फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहला भी ग्रीन निकल जाए, फिर उसको बैग में डाले दूसरा भी ग्रीन निकल जाए। लेना नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि सेम कलर का होना ही नहीं चाहिए। फिर हो सकता है कि पहला ब्लू निकल जाए, फिर रेड निकल जाए, फिर ब्लू निकल जाए, फिर ग्रीन निकल जाए, फिर ब्लू निकल जाए, फिर पर्पल निकल जाए। ठीक है। फिर ब्लू ब्लू तो लेना नहीं है अपने को, ब्लू ब्लू लेना नहीं है। फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि पहला पर्पल निकले, फिर रेड निकले, फिर पर्पल निकल के फिर ग्रीन निकल जाए, फिर पर्पल निकल के ब्लू निकल जाए, और पर्पल निकल के पर्पल निकले, लेकिन वो लेना नहीं है केस, क्योंकि ये केस इनवैलिड होगा। तो टोटल कितने केस आएंगे आंसर में? आंसर में आएगा देयर आर टोटल 12 केसेस। अच्छा, इसको और करके ऐसे भी समझा जा सकता है कि बी में कैसे आएंगे, डायरेक्टली सैंपल पॉइंट लिखे बिना, कि पहला पेन निकालने का कोई चार में से एक तरीका है, और इनटू दूसरा पेन निकालने का तरीका है चार में से कोई एक, माइनस चार ऐसे तरीके आएंगे जब इक्वल कलर के पेन निकलेंगे, तो 16 माइनस 4 ये आ गया 12। तो देखो ये सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी? नहीं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। बोलता अ कॉइन एंड अ डाई आर टॉस साइमल्टेनियसली, इन्यूमरेट द सैंपल स्पेस एंड द फॉलोइंग इवेंट्स। कॉइन और डाई को एक साथ उड़ाया गया, ठीक है। तो कॉइन डाई को एक साथ उड़ाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो कॉइन तो तुम्हें देगा हेड या टेल, और डाई के साथ क्या आएगा? छह केस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर भी छह केस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, छह केस आएंगे। तो अगर कोई बच्चा कहे कि सर सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, सैंपल स्पेस ये लिखना है, H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, T1 T2 T3 T4 T5 T6। ये हमने केस लिख लिया। भाई इनमें से कुछ एक हो सकता है। पहला इवेंट क्या कहता है? पहला इवेंट कहता है गेटिंग अ टेल एंड द ऑड नंबर। टेल एंड ऑड कितने आ रहे हैं? टेल 1 टेल 3 टेल 5। फिर अगला क्या कहता है? गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो इसने ये थोड़ी बोला कि हेड या टेल के साथ H2 H3 H5। मुझे तो प्राइम नंबर से मतलब है, T2 T3 तो फिर यहाँ पे इनमें से ये छह में से कोई एक होगा। अगर हम सी वाली बात करें, प्रीवियस जाके, गेटिंग हेड एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है, मतलब इरेशनल नंबर नहीं आए। ठीक है, जैसे 1 और 4। तो गेटिंग गेटिंग क्या बोला है? गेटिंग हेड एंड द परफेक्ट स्क्वायर, हेड के साथ परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, H1 H4 T1 T4। तो दैट्स इट, ये हमारा सॉल्व हो गया सेकेंड क्वेश्चन। तो देखो इस तरह सैंपल स्पेस लिखा जाता है। नेक्स्ट, find the n of s for each of the following experiment. Earn contain 5 gold, 3 silver coins. 3 coins are drawn at a random. कोई भी तीन कॉइन, तो अब कॉम्बिनेशन का, अब देखो आपको कोई भी तीन पॉइंट लेना है जो सिलेक्शन बता रहा है। तो हम एक एक क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का ए वाले का आंसर है, टोटल कितने कॉइन्स है? 5 और 3। ठीक है, तो टोटल 8 कॉइन्स है, एंड यू वांट टू सिलेक्ट एनी 3 कॉइन्स, कोई ऑर्डर नहीं है, बिना किसी ऑर्डर के
इसने क्या बोला, 3 कॉइन्स आर ड्रॉन एट रैंडम, उसे कोई भी 3 पॉइंट चाहिए। तो 8C3, 8 में से कोई भी 3 पॉइंट, 876 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, जिसका आंसर होता है 6, तो 56 आ जाएगा। फिर सेकेंड केस की बात कर लेते हैं। 5 letters are to be placed into 5 envelopes such that no envelopes is empty. अब आपको 5 लेटर 5 बॉक्सेस में डालने हैं। अगर आपने पीएनसी ढंग से पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे ढंग से आएंगी। इसको 5P5 कहते हैं। 5 को 5 में डाला, ठीक है, 5 को अरेंज कर दिया, तो हर एक इन्वेलप में एक एक लेटर जाएगा, एंड दैट इज व्हाट 5 फैक्टोरियल 120। अच्छा, जो बच्चा कहे कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो डोंट वरी, इसके बाद वाला जो लेक्चर नंबर 2 है, वो खासकर मैंने परम्यूटेशन बेस्ड प्रोबेबिलिटी रखा है। तो आपका अगर यहाँ डाउट नहीं क्लियर हुआ तो वहां तो क्लियर हो जाएगा। नंबर सी की बात करते हैं। 6 बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर अरेंज, देखो यहाँ तो खुद भी एक वर्ड आ गया, अरेंज्ड। 6 बुक्स ऑफ 6 डिफरेंट सब्जेक्ट, तो 6 बुक्स को अरेंज करना है, एंड 6 फैक्टोरियल 720 आ गया। फिर अगले डी की बात कर लेते हैं। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर लिखना है ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। 3 tickets आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स कंटेनिंग 20 लॉटरी टिकट्स, तो 20 में से कोई भी 3 टिकट, यानी 20 × 19 × 18 अपॉन 3 फैक्टोरियल, जिस बच्चे को मालूम होगा वो जानता है 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1, सो दैट इज 3 आ गया। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना। नाउ अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 fair dice are thrown, state the sample space and write the favorable outcomes for the following events। तो आई होप आप ये क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगला जो इसके बाद हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस, उसमें मैं डायरेक्टली क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। यहाँ तो सैंपल स्पेस और इवेंट ही लिखना है, बट आगे जो आ रहा है उसमें प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ये होमवर्क के लिए। A bag contains 4 cards marked 5, 6, 7, 8 and the sample space if 2 cards are drawn at a random with replacement, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर इसकी बात कर लो रिप्लेसमेंट, तो ऐसे हो जाएगा 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 8, फिर 7, 5, 7, 6, 7, 7, 7, 8, फिर 8, 5, 8, 6, 8, 7, 8, 8, 7 और 8, 8। तो ये ऐसे आ गया। अगर आप इसे सोचना चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो कि इसका नाम अगर मैं ए रख दूं, तो पहला टिकट 4 में से एक तरीके से निकाला जाएगा, एंड दूसरा भी 4, क्योंकि हमने वो रिप्लेस कर दिया ना, पैक में वापस डाल दिया। तो पहले 4 टिकट थे, फिर निकाला, एक 3 हुए, फिर डाल दिया तो 4 हो गए। दैट इज व्हाट 16। फिर अगर कोई बच्चा बोले कि सर ये बी वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये ए वाला था, ये बी वाला है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब पैक में वापस नहीं डालना है। तो ये देखो, पहले 4 में से एक टिकट निकाला और वो टिकट को एक साइड रख दिया, फिर बचे 3 में से कोई एक निकाला, तो 4 × 3 = 12 तरीके हो गए। तो आप बी में ऐसे लिख सकते हैं, मतलब आपको इक्वल केसेस वाले टर्म्स अवॉइड करने पड़ेंगे। आपको अवॉइड फ्रॉम फ्रॉम ए, अवॉइड 5, 5, 6, 6, 7, 7 और 8, 8। इसे अगर आप अवॉइड कर दो तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, अगर आपको ऐसे लिखना है तो। अदरवाइज आपने तो ये लिख दिया है, आपने ये चीज लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब अगले क्वेश्चंस आ गए। अगले क्वेश्चंस में हम जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या
क्वेश्चन है अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस। ट्वाइस बोला तो एच 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 टी एच और टी टी, तो टोटल सैंपल पॉइंट ये 4 बनेंगे, बट एट ए टाइम, ठीक है, एट ए टाइम 4 में से कोई भी एक ही केस आपको दिखाई देगा। टू हेड, तो डायरेक्टली लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, दो हेड आने की एक ही पॉसिबिलिटी है, तो 1/4, 4 में से एक ही केस आएगा। फिर पी बी लिखते हैं, पी बी क्या बोलता है, एग्जैक्टली वन हेड, सिर्फ एक हेड दो जगह पे आ रहे हैं, इट्स अ 2/4। एंड एग्जैक्टली टू टेल, दो टेल वाला तो फिर एक ही केस है, पी सी 1/4, एग्जैक्टली टू टेल्स, तो ये एक केस है, ये टू टेल है, ये दोनों में एक एक हेड है और इसमें दो हेड है। तो देखो कितना इजी था। फिर हाँ, कोई बच्चा बोले सर बोर्ड में कैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है, लेट ए बी द सैंपल, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, ठीक है, फिर ये पॉइंट लिख दो, एन ऑफ एस इक्वल टू 4 लिख दो, यूं करके लिखो, फिर लेट ए बी द इवेंट, ऐसे करके पूरा, मतलब वो रामायण को आपको वर्ड में लिखना है। अब यहाँ पे अगली बात कर लेते हैं कि अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, 3 टाइम्स के लिए बना लेते हैं यहाँ पे C1 C2 C3, एच 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 टी 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 टी, फिर एच एच टी टी एच एच टी टी, फिर एच टी एच टी एच टी एच टी, ये 8 केस हो गए, बट एट ए टाइम जब एक साथ तीनों कॉइन जमीन पे गिरेंगे तो कोई भी एक ही रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे ये पूरा एक केस है, तो एन ऑफ एस कोई पूछे कितना है तो लोग लिख देते हैं ना 8, बट एक्चुअल होता है 8C1, 8 में से कोई भी एक केस एट ए टाइम आता है। एग्जैक्टली टू हेड्स, तो दो हेड वाले कितने केस है, अब यहाँ पे हेड लिख लो, दो हेड, दो हेड, एक हेड, दो हेड, एक हेड, एक हेड, जीरो हेड। सो एग्जैक्टली टू हेड वाले अगर केस आप देखोगे, एग्जैक्टली दो हेड वाले केस अगर आप देखते हो तो टोटल कितने आ रहे हैं, बात कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हाँ, पी ऑफ ए का 3/8 आ गया, एटलीस्ट टू हेड, दो या दो से ज्यादा हेड भी चलेंगे, तो दो हेड तो 3 केस है, और दो से ज्यादा हेड यानी तीन, ये देखो यहाँ पर है, ये 3 हेड वाला है ना, इसे भी काउंट किया जाएगा, तो 4/8, पी ऑफ बी 4/8 आ जाएगा। एंड एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली एक ही हेड आने वाला है यानी डबल टेल, तो भी 3 केस है, तो 3/8, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो 3/8 आ गया। तो देखो कितना डिफिकल्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बच्चे हंस भी रहे होंगे कि सर डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब ये आ गया अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब ये देखो, पहले डाई 1 1 1 2 1 3 1 4, ये पहले डाई का नंबर है, देखो ये जो ए है फर्स्ट डाई का नंबर है, फर्स्ट डाई, एंड जो बी है वो सेकेंड डाई का नंबर है, सेकेंड डाई का नंबर है। हालांकि ये चीज तो बच्चों को पहले से ही मालूम है, तो आज सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक पे फोकस करेंगे। तो सैंपल स्पेस 36 में से कोई भी एक केस एट ए टाइम आता है, इसलिए ऐसे लिख देते हैं। चलो एक एक करके आंसर लिखते हैं। पी ऑफ ए, सम इज 10, कितने ऐसे केसेस है जब दोनों नंबर का सम 10 हो रहा है, तो एक, दो, फिर ये 3, सम इज 10, 3/36, सिंप्लीफाई कर दो 1/12 आ जाएगा, 1/12 आ गया। फिर सेकेंड केस पे बात करते हैं, पी ऑफ बी, सम ऑफ एटलीस्ट 9, 9 या 9 से ज्यादा सम होना चाहिए, तो 9 10 11 12 सब काउंट करो, ये 9 दे रहा है, ये भी 9 दे रहा है, ये भी 9 दे रहा है, ये भी 9 दे रहा है, ये 10 वाले भी केस काउंट होंगे, 11 वाले भी काउंट होंगे, 12 वाले भी,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/36, 10/36, 5/18। ठीक है, फिर थर्ड केस की बात कर लेते हैं। सम ऑफ इवन नंबर्स, सम इवन नंबर होगा तो देखो सम इवन नंबर, अभी इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। सम इवन नंबर होगा तो इसमें मार्क कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर सम इवन नंबर होगा। 1 1 2 हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया यहाँ पे। मतलब हर रो में तुम देखोगे तो 3 3 आएगा, क्योंकि टोटल 36 केसेस में से आधे केस तुमको इवन नंबर देंगे, आधे तुमको ऑड देंगे। तो अब बच्चा डायरेक्टली बोलेगा हाँ सर इतना इजी बता दिया तो फिर वाई शुड आई लुक एट देयर, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगली बात कर लेते हैं नंबर 4 की, सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो बस वही है, पी ऑफ डी ऑड नंबर सम में आना चाहिए। 18/36 1/2 ही होगा, 1/2 होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लूं मैं। सम ऑफ परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर उन्हें कहते हैं जिन नंबरों के फैक्टर्स का सम, लेकिन फैक्टर में वो नंबर खुद नहीं होना चाहिए। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर 1 2 3 और 6। अब 6 को छोड़ के, नंबर को छोड़ के बाकी सारे डिवाइजर्स का अगर सम इक्वल टू नंबर आ जाता है, वैसे नंबरों को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? if the sum of the factors of any number equal to that number itself, ठीक है, keeping in mind we are not going to include the number itself as a factor, then that number is known as perfect numbers। और 1 से 100 के बीच में सिर्फ दो परफेक्ट नंबर है, एक तो 6 है और दूसरा 28 है। 6 और 28, तो यहाँ पे मिनिमम सम तो कितना आएगा? मिनिमम सम तो 2 आ रहा है यहाँ पे, और मैक्सिमम 12। तो 6 ही एक परफेक्ट नंबर है। तो ढूंढो कहाँ कहाँ पर 6 हो सकता है सम। 1 2 3 4 5, 5 केस ऐसे हैं जिसमें 6 आ सकता है। तो पी ऑफ ई परफेक्ट नंबर्स, फिर मैं बोल रहा हूं परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स का सम इक्वल टू नंबर होता है, बट फैक्टर के अंदर हम उस नंबर को नहीं काउंट करते, बिकॉज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ ना। सो 5 आउट ऑफ 36 केसेस। एंड फिफ्थ वन, सॉरी सिक्स्थ वन क्या होगा? बोथ द डाइस शो द प्राइम नंबर्स, दोनों के ऊपर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में तो ये 1 वाली सीरीज छोड़ दो, एक 2 2 2 3 2 5, फिर 3 2 3 3 3 5, दोनों प्राइम होने चाहिए। फिर 4 वाली सीरीज तो छोड़ ही दो, 5 वाली सीरीज में 5 2 5 3 5 5, 6 वाली छोड़ दो। तो कितने केस आ गए? 9 केस आ गए। तो पी ऑफ एफ इक्वल टू 9/36 1/4। तो देखो कितना इजी जा रहा है प्रोबेबिलिटी। तो ये सब वो क्वेश्चन में ले रहा हूं जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्सटुअल क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स के लिए फिर कितना आ जाएगा? पहला डाई 6 में से कोई एक केस देगा, एंड दूसरा डाई, अगर तुम्हें याद होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन लॉ, ठीक है, 6 6 6। इज दैट क्लियर? पहला 6 केस देगा, दूसरा भी 6 केस देगा, तीसरा भी 6 केस देगा। फिर क्या कह रहा है कि डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, 216 आपके सैंपल पॉइंट होंगे। सम ऑफ द नंबर्स इज 3। तो फिर एक ही केस है। पहले क्वेश्चन में 1 1 1 1 1 1, ऐसा एक ही केस आएगा आउट ऑफ 216 जिसका सम 216। फिर सम ऑफ द नंबर्स इज 4। 4 लाने के लिए तो 4 का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि या तो 1 1 2 आ जाए, या तो फिर 1 1 2 तो एक हो गया,
हाँ, अब ये 112, 121 और 211, बस यही अरेंजमेंट है। ये 4 आ गया, तो P ऑफ B जो आएगा आपको 3/216। सम इज 5, 5 लाने के लिए C वाला 1 1 1 3 भी ले सकते हैं और 1 2 2 भी ले सकते हैं और कुछ। हाँ, अब इनके अरेंजमेंट देखते हैं, अब ऐसे लिखते नहीं बैठेंगे, अरेंजमेंट देखेंगे। तो अरेंजमेंट, अरेंजिंग द थ्री नंबर्स इज बाय 3 फैक्टोरियल, बट आउट ऑफ दैट 2 ones आर रिपीटिंग इटसेल्फ 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 आ जाएगा। और ये भी वही है, 3 नंबर का अरेंजमेंट जिसमें 2 नंबर आपस में रिपीट कर रहे हैं, तो ये भी 3। तो टोटल 6 केस आ जाएंगे, तो P ऑफ C का आंसर आएगा 6/216। फिर सम इज 6, फिर सम आना चाहिए 6, नेक्स्ट सम आना चाहिए 6, तो 6 के लिए फोर्थ केस डी वाला 6 कैसे आएगा? एक तो आएगा 1 2 3 से आता है, बरोबर। इसका अरेंजमेंट तो 3 फैक्टोरियल, यानी ऐसे 6 नंबर होंगे। फिर 1 3 1, इसका अरेंजमेंट आएगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 3। फिर नहीं, ये तो 6 नहीं हो रहा है ना, ये तो 5 हो रहा है। 1 3 1 नहीं, 1 3 2 तो हो जाएगा। 1 2, एक मिनट 1 4 1 आएगा। 1 4 1 फिर अगले केस की बात करते हैं, 2 2 2। तो ये तो एक ही केस आएगा, 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, तो फिर 1 आ जाएगा। फिर और कोई केस 1 2 3 1 4 1 1 5 के साथ जा नहीं सकते, 3 के साथ तो 1 3 2 1 2 3, वो तो सब काउंट हो गया। तो 9 और 1 10, तो टोटल P ऑफ D जो जा रहा है 10/216 जा रहा है, 10/216 जा रहा है। नंबर 5, नंबर 5 में देखते हैं क्या कहता है। सम इज 7, ये तुम कर लेना। मैं नंबर 6 तुम्हें बताता हूँ। सम ऑफ एटलीस्ट 15, 15 कम से कम होना चाहिए। तो 15 16 17 18। तो नेक्स्ट में जाते हैं, पहले 15 कैसे आएगा, 15 के लिए कौन कौन से नंबरों का अरेंजमेंट है। सॉरी, 18 से जाते हैं, 18 से ज़्यादा इजी होगा। 18 में 6 6 6, तो वो तो फिर एक ही केस आएगा। 17 के लिए कौन कौन से नंबर क्लब होंगे, 6 5 6, 6 5 6, और कोई नंबर क्लब हो सकता है? 6 5 6 के बाद 6 6 से ऊपर 6 6 12 5 17, तो इनका अरेंजमेंट तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये 3 नंबर आ जाएंगे। 16 के लिए कौन कौन से नंबर क्लब हो सकते हैं? 6 6 4, एक क्लबिंग इनका हो सकता है। 6 5 5 का क्लबिंग हो सकता है। और कोई नंबर नहीं, और तो कुछ नहीं। तो ये 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यानी 3, और 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये भी 3। ये 6 केस तो ये दे रहा है। 15 की क्लबिंग कैसे की जा सकती है? एक तो 5 5 5 से की जा सकती है, फिर 6 6 3 से की जा सकती है, फिर 4 कहीं ले लें, 6 4 10 6 4 5 की क्लबिंग की जा सकती है। 3 की क्लबिंग अगर मैं 3 लेता भी हूँ, 3 6 6, वो तो ले चुका हूँ मैं, 3 ले चुका हूँ, 2 ले नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 2 लूंगा तो इनमें से कोई एक नंबर 6 से बड़ा होना चाहिए। आई होप इसका भी क्लबिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ये तो फिर वो एक केस आएगा, एक केस 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 केस आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6। तो 6 3 9 1 10, ये 10 केस आ रहा है इसका, 15 का। तो
पी ऑफ ई तो गया, पी ऑफ एफ जो है, पी ऑफ एफ कितना आ जाएगा? 10 3 13, सॉरी 10 15 16 17 18, हाँ 10 6 16 प्लस 3 20/216 हो रहा है, 20/216। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 20/216 आ रहा है। एंड दैट सेवेंथ वन तो मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे देता हूँ। एटमोस्ट 16 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 16। एक काम करो ना, 216 में से 17 और 18 के जितने केस आते हैं, जितने का सम 17 होता है 3 केस, और जितने का सम 18 होता है 1 केस, 4 केस माइनस कर दो तो 212/216 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर। अब आप लोग के लिए ये मैंने होमवर्क रखा है। ये होमवर्क 9.1 महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक है, उसी से ये न्यूमेरिकल्स है, और ये आई होप सारे बच्चे कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं दिया है जो आपको ना समझ में आए। एवरीथिंग इज विद इन योर रीच। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, और ये उनके आंसर्स दिए हैं, ये उनके आंसर्स दिए गए हैं। तो आप लोग चाहे तो क्वेश्चन कंप्लीट करके इनके आंसर्स चेक कर सकते हैं, और आंसर चेक करने के बाद डाउट अपने कमेंट में डाल दीजिएगा। कहीं कोई भी एरर होगा तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, तो इससे मैं एरर भी रेक्टिफाई कर दूंगा और डाउट भी क्लियर कर दूंगा। अब अगले लेक्चर में पीएनसी परम्यूटेशन बेस्ड हम देखेंगे, परम्यूटेशन बेस्ड प्रोबेबिलिटी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशन को कैसे यूज करते हैं, एनपीआर का यूज कैसे होता है, और आप कैसे उसको समझोगे कि यहाँ पे एनपीआर लगना है। वो सारी चीजें मैं आपको अगले लेक्चर में समझाने वाला हूँ। टिल देन, थैंक यू वेरी